इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार, हेलो डॉक्टर की एक और नई कड़ी में आपका स्वागत है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही शांत तरीके से हमारे शरीर पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे हमें पूरी तरह अपनी चपेट में ले लेती है। लेकिन इसके कुछ लक्षणों को पहचान कर वक्त पर इसका इलाज कराया जाए तो इसे हराया जा सकता है। कुछ साल पहले तक कभी कभार ही कैंसर का नाम सुनाई देता था, लेकिन अब ये बीमारी बहुत लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। क्यों कैंसर ने इतनी दहशत फैला रखी है और कैसे इससे बचा जा सकता है, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अजय यादव। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है बहुत बहुत। आप महात्मा गांधी अस्पताल के श्रीराम कैंसर सेंटर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आपको कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में महारत हासिल है। डॉक्टर साहब, कैंसर एक शब्द ही ऐसा है, मेरा मानना है, जिसको सुनते ही एक दहशत और एक डर दिमाग में आ जाता है। मैं अपनी ही बात करूं तो कभी कैंसर ऐसे सुनाई देता था, बहुत बड़ा परिवार है तो फला व्यक्ति को ये कैंसर हो गया। साल 6 महीने में एक घटना सुनाई देती थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे किसी को वायरल फीवर हुआ है। ऐसी ये जो सूचनाएं मिलती हैं कि इसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया। आखिर क्यों कैंसर इतनी तेजी से फैल रहा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है जी। और WHO के एक पूर्वानुमान के अनुसार सन 2025 में डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, इनमें कैंसर के मरीजों की संख्या डबल हो जाने का अनुमान है। मतलब आज जितने कैंसर के रोगी हैं 2025 में जस्ट डबल हो जाएंगे। तो पिछले कुछ वर्षों में क्यों ये इतनी तेजी से बढ़ा है, इसके कारणों को अगर देखें तो सबसे प्रमुख कारण है हमारा जो दैनिक दिनचर्या में बदलाव। हमारा जो तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसकी वजह से, और जो हमारे पॉल्यूशंस हैं उसके कारण कैंसर के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आप अगर देखें तो पिछले आंकड़े अगर देखें तो पहले सबसे जो प्रमुख कैंसर भारत में माना जाता था पुरुषों में, वो लंग कैंसर था जी। अभी क्या हुआ है कि पिछले कुछ सालों में पैटर्न चेंज हुआ है। कैसे जो यंग जनरेशन है, नए लड़के जो हैं, वो आपने देखा होगा कि सब जगह मुंह में तंबाकू दबा के खड़े हुए मिल जाएंगे आपको। पहले सिगरेट का, बीड़ी का चलन ज्यादा था और अभी वो खैनी, तंबाकू, जर्दा, ये मुंह में दबाने का चलन बढ़ गया है। इसकी वजह से जो पहले नंबर पे लंग कैंसर था वो दूसरे पे चला गया है और मुंह का कैंसर आज इंडिया में पहले नंबर पे आ गया है। ये दिनचर्या में बदलाव के कारण है। इसके अलावा पॉल्यूशन है, हमारा जो ओबेसिटी, एक कई सारे कैंसर हैं जो ओबेसिटी के कारण होते हैं। कई सारे कैंसर ऐसे हैं जो फैमिली में रन करते हैं। अगर किसी की फैमिली में कैंसर है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में कैंसर होने का खतरा रहता है। जैसे ब्रेस्ट का कैंसर है, ओवेरी का कैंसर है, ये फैमिली में रन करने वाले कैंसर होते हैं। इसके अलावा जो डीजल फ्यूम होता है ये लंग कैंसर का एक कारण होता है। इसके अलावा सौर मंडल से जो रेडिएशंस आते हैं इनकी वजह से भी कैंसर होने का खतरा रहता है। दूसरा, जैसे कोई व्यक्ति ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर का रिस्क होता है तो वो भी एक कैंसर का एक कारण बनता है। ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से एक एज, जो व्यक्ति की एज जब बढ़ती है तो दूसरी बीमारियों पे जैसे कंट्रोल कर लिया गया है। तो अभी एज जो है, एवरेज एज पहले हम मानते थे कि 60-62 थी, वो अभी बढ़ गई है। इंडिया में भी बढ़ रही है, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है। तो एज रिलेटेड बीमारी भी एक ये है। जितनी एज ज्यादा बढ़ती है तो कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। हमारी सेल्स जो है वो पुरानी होती हैं और उनमें कैंसर का खतरा एज के साथ बढ़ता जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा था कि पहले कभी कभार सुनाई देता था कैंसर, आप इसको किस तरह अनुभव करते हैं कि कैंसर इतनी तेजी से बढ़ रहा है? आपको क्या दिन प्रतिदिन के अनुभव होते हैं? बिल्कुल, आप सच कह रही हैं, क्योंकि पहले हम देखते थे कि ओपीडीज में, ऑन्कोलॉजी की जो ओपीडीज थी उसमें इतनी भीड़ नहीं रहती थी। कैंसर के मरीज कुछ परसेंटेज हुआ करते थे और वो, लेकिन अभी आप देखेंगे तो ड्रास्टिक चेंज आ गया है। अभी आप देखेंगे सभी हॉस्पिटल्स में कैंसर के ओपीडी के बाहर लंबी लंबी लाइनें आपको देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे मरीज आपको देखने को मिलेंगे। आज किसी से आप पूछेंगे कि आपके रिश्तेदारी में किसी को कैंसर है क्या, तो पता चलेगा कि हर कोई ये बता सकता है कि हाँ, फला आदमी को हमारे रिश्तेदारी में वो एक कैंसर से पीड़ित है। दूसरा ये कि जागरूकता एक बढ़ी है। पहले डायग्नोसिस नहीं हुआ करता था, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी, लोगों में अवेयरनेस की भी कमी थी, तो डायग्नोसिस की रेट भी जो है वो बढ़ गई है पहले की तुलना में।
पहले लोग कैंसर का नाम सुन के ही इलाज कराने नहीं आते थे, डायग्नोसिस तक नहीं होता था और वो घर पे बैठे रहते थे। अब लोगों को समझ में आने लगा है कि कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, कैंसर का इलाज हो सकता है, तो वो निडर होके हमारे पास आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, डायग्नोसिस कराते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पे आती हूँ इस समय कि कैंसर हो गया है, ये कैसे पता चले? क्या कुछ लक्षण होते हैं? जी, कैंसर जो होता है वो शरीर में कहीं पर भी हो सकता है, शरीर के किसी भी अंग में कैंसर हो सकता है। जिस अंग में कैंसर होता है उसी के अनुसार उसके लक्षण आते हैं। जी। सबसे प्रमुख जो लक्षण है वो है कि आपके शरीर में कहीं पर भी गांठ का हो जाना। जैसे यदि किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसमें ब्रेस्ट में गांठ का हो जाना, या फेफड़ों में अगर कैंसर होता है तो उसके लक्षण है कि उसको खांसी होएगी, उसको चेस्ट पेन होएगा, उसको बलगम में खून आएगा, वजन कम हो जाना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब कोई कारण नहीं है लेकिन उसका वजन कम होता जा रहा है पेशेंट का। अनएक्सप्लेन्ड फीवर, अगर किसी को बुखार है और कोई सोर्स उसका पता नहीं चल रहा है, इन्फेक्शन नहीं है, तो उसको ब्लड कैंसर होने का खतरा रहता है। शरीर के किसी भाग से ब्लीडिंग का होना, रक्त स्त्राव का होना, ये सारे जो हैं ये अलार्मिंग लक्षण हैं कैंसर के। इनसे हम पता लगा सकते हैं कि कैंसर हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, हम भारत की बात करें और बाकी देशों की, तो सर्वाइवल रेट में इतना अंतर क्यों है? जी, सर्वाइवल रेट विदेशों की तुलना में भारत में कम है। विदेशों में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादातर केसेज जो हैं वो अर्ली डायग्नोसिस हो जाते हैं और मैक्सिमम केसेज जो हैं स्टेज 1 स्टेज 2 में डायग्नोस होते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ जो ज़्यादातर केसेज हैं वो तीसरी या चौथी स्टेज में डायग्नोस होते हैं। ये प्रमुख कारण है सर्वाइवल रेट कम होने का भारत में। यदि कैंसर का शुरुआती स्टेज में, पहली स्टेज या दूसरी स्टेज में पता चल जाता है तो हम मानते हैं कि सर्वाइवल रेट जो है वो 80-90% तक होती है और उसके क्योर होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं यदि सही समय पे पता चल जाए और हम डॉक्टर को दिखा के इलाज लें तो। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है यदि हम एडवांस स्टेज में डायग्नोस होते हैं। यदि किसी को तीसरी या चौथी स्टेज में बीमारी का पता चलता है तो उसमें जो सर्वाइवल रेट है, 5 ईयर सर्वाइवल रेट, वो 10% या 20% ही रह जाती है स्टेज 4 में। ये बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ सर्वाइवल रेट अभी कम है। आमतौर पर हम बात करते हैं तो ये बात होती है कि चलो कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज का है तो क्यूरेबल होगा, बहुत मतलब उसमें इतना डर नहीं होता। लेकिन क्या कुछ एडवांस जो ट्रीटमेंट आए हैं, आपको लगता है कि जो सेकंड, थर्ड या फोर्थ स्टेज का कैंसर है उनको भी बहुत ज़्यादा सर्वाइवल रेट बढ़ रहा है उनका भी? जी, पहले हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस कम थे। आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में जो चिकित्सा विज्ञान ने सबसे ज़्यादा तरक्की की है वो कैंसर के इलाज में की है। जी। नई नई दवाइयाँ, नए नए जो इलाज करने की पद्धतियाँ हैं वो ईजाद हो रही हैं और जिनकी वजह से आज ये संभव है कि स्टेज 4 में भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हम देखते हैं कि पहले स्टेज 4 के अंदर केवल कीमोथेरेपी का ही एक ऑप्शन था। कीमोथेरेपी से कुछ महीने का सर्वाइवल, अगर आप एग्जांपल लेते हैं लंग कैंसर का, तो कीमोथेरेपी द्वारा इसमें ये मानते थे कि 10 से 12 महीने का मीडियन सर्वाइवल रहता है। लेकिन अब आप देखेंगे कि कुछ टारगेटेड ट्रीटमेंट इसमें आए हैं। टारगेटेड ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि कुछ ओरल मेडिसिन होती हैं जो पेशेंट को हम देते हैं और वो एक सेलेक्टिव टारगेट्स होते हैं कैंसर सेल्स के ऊपर, पर्टिकुलर प्रोटीन्स होते हैं, वहाँ जाके जुड़ते हैं और वहाँ कैंसर सेल्स को मारते हैं। ये टारगेटेड थेरेपी कहलाती है। टारगेटेड थेरेपी का बेनिफिट ये है कि इसमें साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं क्योंकि वो जाकर सेलेक्टिवली कैंसर सेल्स पे ही जुड़ती है और उसी को मारती है। जो शरीर की दूसरी कोशिकाएं वो उससे अफेक्ट नहीं होती हैं और कीमोथेरेपी की तुलना में इसमें सर्वाइवल रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक तो टारगेटेड थेरेपी की वजह से सर्वाइवल बढ़ा है। अब लंग कैंसर के पेशेंट आप देखेंगे 4-4, 5-5 साल तक जीवित रहते हैं, इवन इन स्टेज 4। सेम यही चीज़ ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में है। ब्रेस्ट कैंसर के मरीज जो चौथी स्टेज में डायग्नोस होते हैं, बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको हम केवल टेबलेट्स देते हैं और वो वर्षों तक एकदम जीवित रहते हैं और उनका बीमारी जो है वो कंट्रोल में रहती है। अगली पद्धति एक जो नई आई है वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि जो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको इसी तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि वो कैंसर की सेल्स को नष्ट करने लगता है और दवाइयों से ही।
दवाइयों से हम इंजेक्शन देते हैं इम्यूनोथेरेपी की जो दवाइयाँ आती हैं उसका, और वो शरीर में जाके हमारे इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करती हैं इस तरह से कि वो खुद शरीर ही कैंसर की सेल्स को नष्ट करने लग जाता है, और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। स्टेज 4 में भी कंट्रोल किया जा सकता है बीमारी। आपने बताया कि आप कुछ ऐसे इंजेक्शंस देते हैं जिससे अंदर ही अंदर वो कैंसर के जो सेल्स हैं उनसे लड़ाई शुरू हो जाती है। तो किस तरह के कैंसर है जिसमें इम्यूनोथेरेपी ज्यादा इस्तेमाल होती है या ज्यादा कारगर साबित होती है? इम्यूनोथेरेपी का जो मेजर रोल है वो लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, जो गॉल ब्लैडर का कैंसर है, इसमें है। वैसे आजकल नए नए मॉलिक्यूल्स डेवलप हो रहे हैं तो सभी बीमारियों को ये कवर करते जा रहे हैं, बट मेजर जो है अभी इन बीमारियों में हम इसका यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन में हम इम्यूनोथेरेपी यूज करते हैं और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आते हैं और बीमारी पूर्णतया जो है कंट्रोल की जा सकती है। कुछ पेशेंट्स इम्यूनोथेरेपी में ऐसा होता है कि चौथी स्टेज में भी आप देखेंगे, ऐसा कम पेशेंट्स में होता है, बट ऐसा होता है कि पूरी तरह भी बीमारी खत्म हो जाती है। जब हम पेट स्कैन या सीटी स्कैन करा के देखते हैं तो पता लगता है कि वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है इम्यूनोथेरेपी के द्वारा। कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं इस थेरेपी के? भाई अंदर क्योंकि आप इंजेक्शंस दे रहे हैं, कैंसर के सेल्स को तो खत्म कर रही है और कुछ अच्छे सेल्स को भी खत्म कर दे? जो टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी है इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। ऐसे तो हर दवाई के जिस तरह से साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसी तरह इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पर वो इतने ज़्यादा मैनेजेबल होते हैं, उनको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आता है तो डोज मॉडिफाई करके या फिर हमको लगता है कि नेक्स्ट साइकिल में थोड़ा सा डिले करके हम उन साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करके रख सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, थेरेपी की बात चल रही है तो एक थेरेपी है कीमोथेरेपी, है ना? कैंसर हुआ, ठीक है, डर लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे सुनने में आता है कीमोथेरेपी के नाम से लोग डरते हैं, तो क्या बहुत ज़्यादा दर्ददायक होती है क्या ये थेरेपी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कीमोथेरेपी के बारे में लोगों में एक मिथ है। लोग जब हम कहते हैं कि कीमोथेरेपी करनी है तो सबसे पहला रिएक्शन ये आता है कि सर कीमोथेरेपी तो नहीं कराएंगे। तो लोगों के मन में एक भय बैठा हुआ है कि कीमोथेरेपी में पता नहीं क्या होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसमें क्या करते हैं, सेक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इससे तो आदमी बहुत तड़पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे जो हैं मिथ हैं। कीमोथेरेपी कैंसर की सेल्स को मारने वाली दवाई है जो हम नस में इंजेक्शन के द्वारा देते हैं, बोतल में मिला के और आईवी इंजेक्शन उसका देते हैं। तो इससे ऐसा कुछ तड़पने या इस तरह का कुछ नहीं होता है। कुछ साइड इफेक्ट्स हाँ कीमोथेरेपी के होते हैं जी, बट इस पे भी धीरे धीरे, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, पहले क्या होता था कि हमारे पास अच्छी दवाइयाँ इतनी इसको कंट्रोल करने की नहीं होती थी, तो नोजिया, वॉमिटिंग काफ़ी ज़्यादा होता था। तो उससे मरीज को लगता था कि मैंने कीमो लगवाई, मेरे उल्टियाँ शुरू हो गई, बहुत तकलीफ हो रही है। अभी हमारे पास क्या है कि नई दवाइयाँ आई हैं, एंटीमेटिक जिसको कहते हैं, उल्टी रोकने की दवाइयाँ, उनके द्वारा हम इन सब जो साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी के होते हैं इनको कंट्रोल करके रख सकते हैं। और आप देखेंगे बहुत सारे पेशेंट्स को तो पता भी नहीं चलता है कि मेरे कीमोथेरेपी लगी है। लगने के बाद उसको साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं आते या मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये संभव है जो नई जो मेडिसिन आई हैं जिनके द्वारा हम, और घर पे जाने के बाद भी हम कीमोथेरेपी के बाद भी एंटीमेटिक पेशेंट को देते हैं, जिससे वोमिटिंग और नोजिया को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है और जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब कुल मिला के कीमोथेरेपी जो नाम सुनने में आता है, हमें लगता है कि कोई सेक दिए जाएंगे, दर्द होगा, कोई हिस्सा जलाया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यही बात होती है कि जहाँ कैंसर है उस हिस्से पे कीमोथेरेपी दी जाती है, उस हिस्से के जो वहाँ पे कैंसर के सेल्स हैं उन्हें जलाया जाता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक इंजेक्शन दिया जाता है और दवाई अंदर दी जाती है। यही हुआ ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि उस एरिया को जलाएंगे या कुछ करेंगे। ये ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में जाती है और जहाँ जहाँ भी कैंसर की सेल्स होती है उसको पहचानती है और उसको मारती है। जो सेल्स तेजी से डिवाइड होती हैं हमारे शरीर में, कैंसर सेल्स क्या है, डिवाइड बहुत तेजी से होती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो जो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स हैं उनको ये कीमोथेरेपी मारती है। अब क्या होता है कि कुछ भाग शरीर के ऐसे हैं जहाँ पे सेल्स तेजी से डिवाइड होती है, जैसे हमारे बालों की ग्रोथ लगातार होती रहती है और ये सेल्स जो हैं डिवाइड होती रहती हैं। तो कैंसर की जो कीमोथेरेपी है उसकी चपेट में ये सेल्स भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि कीमोथेरेपी के बाद बालों का झड़ना। दूसरा, हमारी जो म्यूकोसा है, इंटेस्टाइन की जो लाइन है आंतों की, उसमें सेल्स तेजी से डिवाइड होती हैं
और तीसरा बोन मैरो के अंदर जो सेल्स बनती हैं वो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, तो उनके ऊपर साइड इफेक्ट थोड़ा सा आता है, क्योंकि वो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, वो भी कैंसर की जो कीमोथेरेपी की चपेट में आ जाती हैं। बट दवाइयाँ दे के उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। डॉक्टर साहब, पुरुषों के कैंसर और महिलाओं के कैंसर, इसमें भी कुछ अंतर होता है कि खास पुरुषों में इस तरह का कैंसर ज़्यादा पाया जाता है, महिलाओं में चलो ब्रेस्ट कैंसर तो ज़्यादा पाया जाता है, और कौन कौन से अपन इनको मतलब कैसे बांट सकते हैं इनको हम? जी, बहुत अच्छा सवाल है। पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुषों में मोस्ट कॉमन कैंसर, इंडिया की अगर हम बात करें, सबसे कॉमन जो कैंसर है वो ओरल कैविटी का कैंसर है, दूसरे नंबर पे लंग कैंसर है। इसके अलावा जो कॉमन कैंसर पुरुषों के हैं वो किडनी का कैंसर है, लीवर का कैंसर है, ये सारे हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट का कैंसर है, इसके अलावा सर्विक्स का कैंसर, ओवरी का कैंसर, यूट्रस का कैंसर और ये गॉल ब्लैडर का कैंसर, ये महिलाओं में बहुत ही कॉमन कैंसर होते हैं। ऐसा कुछ भी डॉक्टर साहब को लगता है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज़्यादा कैंसर होता है? नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से महिलाओं को ज़्यादा कैंसर हो। डिपेंड करता है कि रिस्क फैक्टर क्या है। अगर आप देखेंगे कि गुटखा खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, ये पुरुष ज़्यादा हैं हमारे समाज में, तो इनमें ये वाले जो कैंसर हैं, ओरल कैविटी के, लंग कैंसर, ये पुरुषों में बहुतायत से पाए जाते हैं। तो होता क्या है कि कई बार ये महिलाओं में भी मिलते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि वो महिला भी स्मोकिंग की होती है जी। ऐसा नहीं है कि सब स्मोकिंग करते हैं तो ही कैंसर होता है, 10 से 20% कारण जो है दूसरे कारण भी होते हैं, बट प्रमुख कारण ये स्मोकिंग है, जिसकी वजह से पुरुषों में ओरल कैविटी और लंग का कैंसर कॉमन होता है। डॉक्टर साहब, अधिकतर सुनने में यही आता है, व्यक्ति ने कभी सुपारी नहीं खाई, कभी पान नहीं खाया, कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया, फिर कैंसर हो गया। जी, जैसा मैंने बताया कि 10 से 20% लोगों में कैंसर का कारण कुछ भी नहीं पता चलता है। उनमें क्या होता है कि उनकी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है। कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है, उनके जो फर्स्ट जनरेशन रिलेटिव्स होते हैं उनके अंदर कैंसर हुआ होता है, तो उनमें रिस्क बढ़ जाता है कैंसर होने का। या फिर कुछ जो डीएनए डैमेज रिपेयर सिस्टम होता है उसमें कुछ डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से उनमें कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो 10 से 20% लोगों में कैंसर बिना किसी कारण के भी होता है, कोई कारण हमको नहीं पता चलता है। लाइफस्टाइल में जो बदलाव है उसको आप कितना जिम्मेदार मानते हैं कैंसर के बढ़ने में? लाइफस्टाइल में चेंज होने से कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जैसे हमने अभी बात की है। तो इसको मॉडिफाई करके हम काफ़ी हद तक कैंसर होने के रिस्क को कम कर सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर महिलाओं का जो है, इसमें ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर होता है। मोटापे की वजह से कैंसर होने का खतरा जो नॉर्मल वुमेन है उसकी तुलना में ओबेज वुमेन्स को रिस्क ज़्यादा रहता है। तो इनको अगर हम कम करें तो इसका खतरा कम हो सकता है। स्मोकिंग अगर नहीं करें, तंबाकू का सेवन अगर नहीं करें, तो ये सारे कारण जो मॉडिफाइंग फैक्टर्स हैं जिनको कम करके और रिस्क को कम किया जा सकता है। और कुछ कारण आपको लगता हो कि नाइट पार्टीज होती हैं, देर से उठना, देर से सोना, क्या इस तरह की चीज़ें भी आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई कारण बनती हैं? सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तंबाकू और अल्कोहल का सेवन, ये प्रमुख कारण हैं जो आप कह रहे हैं, पार्टीज और इनमें। तो इनको अगर कम करेंगे तो भी रिस्क से को कम किया जा सकता है कैंसर होने। तो कैंसर को बिल्कुल पहले असाध्य रोग माना जाता था, अब अगर हम एक जनरल बात करें तो कितना डरने की जरूरत है? डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप देखिए, आज की तारीख में यदि पहली दूसरी स्टेज में पता लग जाता है तो कैंसर को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो ये है कि कैंसर का अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होना, और उसके लिए जागरूकता बढ़ानी बहुत जरूरत है। बिल्कुल, जागरूकता होनी जरूरी है। आप देखिए, ओपीडी में कई बार हमको ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जो गांठ हो जाती है शरीर में, लेकिन उसको लेके 3-3 साल तक बैठे रहते हैं, वो हॉस्पिटल आते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को, हमने जो बात की, ये लक्षण अगर किसी को कैंसर के होते हैं तो वो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, अपनी जल्दी जांच कराएं, ताकि अर्ली स्टेज में कैंसर का पता लग सके और उसको पूर्णतया क्योर किया जा सके। डॉक्टर साहब, कुछ अनुभव अपने शेयर करना चाहेंगे आप, जो आम जनता से जुड़े हुए हों, किसी ने जल्दी आपसे
पता कर लिया, जल्दी आपके पास आ गया तो उसको कितना बचाव हो गया या कौन देर से पहुंचा, कुछ अनुभव आपके हों तो? जी, मैं एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। एक 35-36 साल की एक महिला थी, वो हमको ओपीडी में दिखाने आई, तो उसके ब्रेस्ट में कैंसर था। तो हमने उसको जब डायग्नोस किया तो पता चला कि ये अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर है। तो हमने उसको एडवाइस किया कि आपकी सर्जरी करेंगे और उसके बाद में आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये वापस ना आए। आपका अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो गया है तो इसके ख़त्म होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो वो लेडी एकदम से उसने मना कर दिया, उसके हस्बैंड ने मना कर दिया कि हम तो बिल्कुल ये नहीं कराएंगे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे, ऑपरेशन तो कराना ही नहीं है जी। तो क्या हुआ कि एक माताजी थी जो हमारे पास पिछले 10-12 साल से कैंसर का इलाज ले रही थी, फॉलोअप में थी, उनका डिजीज़ ख़त्म हो गया था सर्जरी के बाद, ब्रेस्ट कैंसर था उनको भी। उन्होंने जब वो ओपीडी से बाहर गई तो उन्होंने उनसे बातें की और 5 मिनट बाद वो लेडी वापस आती है कि ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ऑपरेशन कराने को तैयार हूँ। मतलब वो माताजी ने जब उनसे बात की, उनको समझाया कि मुझे भी कैंसर था और मुझे 10-12 साल हो गए हैं, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई कैंसर नहीं है अभी, तो वो एकदम कन्विंस हो गई और उसने कहा कि ठीक है सर, आप इलाज करिए। और आज वो बिल्कुल ठीक है और वो मुस्कुराते हुए जब ओपीडी में आती है, जब हम उसको पुरानी बात बताते हैं तो वो आज बहुत खुश है कि मेरी बीमारी खत्म हो गई है। वो थैंक यू बोलती हैं उन माताजी को जिन्होंने उनको, तो ये जागरूकता बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, कैंसर बड़ा एक मिथ और भी है कि बहुत खर्चीला, इसका जो चिकित्सा पद्धति है बहुत खर्चीली है। क्या आपको लगता है जो इतना सब कुछ एडवांस चीज़ें हुई हैं उसमें अब थोड़ा सा रिलैक्स हुई हैं खर्चे के अंदर? जी, पहले माना जाता था कि कैंसर का इलाज बहुत ही खर्चीला है। इसका एक जो बड़ा कारण है वो ये था कि आपको इलाज कराने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता था। आपको दिल्ली, मुंबई के अलावा कहीं सेंटर्स नहीं थे, कैंसर सेंटर्स की बहुत कमी थी, तो वो खर्चा अपने आप ही बढ़ जाता है। मरीज जाएगा, उसके साथ 2-3 जने जाएंगे, फ्लाइट में बैठ के जाएंगे, बाहर मुंबई में रुकेंगे, दिल्ली में रुकेंगे, उसका खर्चा बढ़ जाता है। प्लस दवाइयाँ भी महंगी आती थी। अभी धीरे धीरे दवाइयों का खर्चा जो है वो कम होता जा रहा है और जो हमारी सरकार ने जनता के लिए जो चिरंजीवी योजना और जो ये भामाशाह योजना जो चलाई हैं, इनके बाद से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इनसे जो लोगों का खर्चा है वो बिल्कुल कम हो गया है। 850 रुपये में आप कोई भी व्यक्ति अपना इंश्योरेंस करा सकता है 1 साल के लिए। 5 लाख रुपए तक का उसमें कवरेज है। ये राजस्थान की सरकार ने जो योजना चलाई है इसमें कवर्ड है, तो इसके बहुत फ़ायदे हो रहे हैं लोगों को। दूसरा, अभी लोगों में जागरूकता आई है, जिनके पास ये सुविधा भी नहीं है और जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है उनको बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता है। हम क्या है कि हमारे अभी संख्या तेजी से बढ़ रही है इंश्योरेंस वालों की और जागरूकता आ रही है लोगों में धीरे धीरे। तो जिसका इंश्योरेंस हो रखा है उसको ये सोचना ही नहीं पड़ता है कि मुझे खर्चा देना है, ज़्यादा खर्चा होएगा। उसको बस आके हॉस्पिटल में अपना कार्ड दिखाना है और उसको इलाज लेना है, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जो नई दवाइयाँ जो आती हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं, बट धीरे धीरे जब उसका पेटेंट खत्म हो जाता है एक कंपनी का तो उसको सभी कंपनियां बनाने लग जाती हैं और उसकी दवा की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी आपने जानकारियाँ दी। कैंसर से कैसे बचें, कैंसर क्यों फैल रहा है, कैंसर इतना असाध्य अब नहीं रह गया है, बस हमें थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है, तंबाकू से बचना है।